हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुख्तियार आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो क्लास होने वाली है वो इतिहास की छठी क्लास होगी, जिसमें गुलाम वंश चल रहा था और गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा हुआ था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन के ऐबक के बाद शासक कौन बनता है। तो साथियों, चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। गुलाम वंश का जो अगला शासक बनता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास, गुलाम और दामाद भी था। जब आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते हैं, तो गद्दी पर बैठने के बाद इल्तुतमिश उनसे कहते हैं कि गद्दी पर अपने लिए बैठने के लिए बोलते हैं इल्तुतमिश, जबकि आराम शाह उनसे मना करते हैं। तो इल्तुतमिश कहते हैं कि यह गुलाम वंश चल रहा है और हम भी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। तो इस गद्दी के लेने के लिए गद्दी पर बैठने के लिए आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध होता है, जो चांद का युद्ध बोला जाता है 1211 में, जिसमें इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देता है। आराम शाह सिर्फ 8 महीने तक शासन करता है और इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करने के बाद राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो ध्यान देना साथियों, आराम शाह जो गद्दी पर बैठा था वो 1210 से 1211 ईस्वी तक। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन इससे अगर देखें तो क्या बनता है, आराम शाह कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र। और चांद का युद्ध होता है इल्तुतमिश आराम शाह के बीच में। इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देते हैं और इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं इल्तुतमिश, जबकि आराम शाह सिर्फ 8 महीने तक ही शासन करते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा। तो इसके अगले शासक बनते हैं इल्तुतमिश। तो आगे चलते हैं, ध्यान देना। अगले सुल्तान बनते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो शासन चलता है, गद्दी पर बैठते हैं 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन करते हैं। अगर बात करें, इल्तुतमिश भारत में वैधानिक रूप से सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाले पहले शासक थे। कौन थे? भारत में वैधानिक रूप से सुल्तान पद की उपाधि ग्रहण करने वाले
पहले शासक थे। ठीक है साथियों, अगर क्वेश्चन आए कि भारत में वैधानिक रूप से सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की, तो इल्तुतमिश ने। और सबसे अंतिम सुल्तान कौन थे, तो सबसे अंतिम सुल्तान जो थे वो सबसे अंतिम सुल्तान थे इब्राहिम लोदी। कौन, इब्राहिम लोदी, जिसकी हत्या बाबर ने की थी पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में। ये कौन था, अंतिम सुल्तान। ठीक है साथियों, लेकिन अगर बात करें सबसे पहले भारत में सुल्तान पद की उपाधि महमूद गजनवी ने भी धारण की थी, लेकिन महमूद गजनवी ने सिर्फ स्वयं को ही सुल्तान घोषित किया था, ना कि किसी और ने। तो महमूद गजनवी ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने स्वयं को ही सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, फिर तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। लेकिन आज बताते हैं कि तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में होता है। किसके बीच में, तो तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश व यल्दौज के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाते हैं और यल्दौज हार जाते हैं। यल्दौज कौन थे, जिन्होंने गजनी की बागडोर संभाली थी। मैंने बताया भी था कि गजनी की बागडोर किसने संभाली थी, मोहम्मद गौरी की मरने के बाद तो यल्दौज ने संभाली थी। तो यल्दौज ने भारत की तरफ रुख किया और जिस पर आक्रमण इल्तुतमिश, जो इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। तो तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में, और इल्तुतमिश इस युद्ध को जीत जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर 1221 ईस्वी में फिर आक्रमण होता है, लेकिन उस आक्रमण को करते हैं कौन, मंगोलों। जो मंगोलों से एक व्यक्ति आता है चंगेज खां, और चंगेज खां भारत पर आक्रमण करता है। चंगेज खां का भारत पर आक्रमण करने का क्या रीजन था, तो ध्यान देना, चंगेज खां जो आक्रमण करते हैं भारत पर, वो इसलिए करते हैं कि चंगेज खां के भाई की मृत्यु करता है एक जलालुद्दीन मकबरनी के नाम से एक व्यक्ति था। जलालुद्दीन मकबरनी ने चंगेज खां के भाई की हत्या करी थी, और वहाँ से हत्या करके ये मंगोलों को था, चंगेज खां मंगोलों का और ये भी जो मंगोलों का था। ठीक है, ये दोनों मंगोलों से आए थे, लेकिन चंगेज खां के भाई की हत्या करी जलालुद्दीन मकबरनी ने, और उसने इल्तुतमिश से कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए, यानी आप मुझे अपनी सहायता दीजिए। और उन्होंने इल्तुतमिश से, जलालुद्दीन मकबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता लेने के लिए कहा था, और इल्तुतमिश से ही पूछकर भारत में आए थे। जब ये भारत में आकर सिंध प्रांत में रहने लगे, तो उधर चंगेज खां को पता चला कि जलालुद्दीन मकबरनी भारत में है, और चंगेज खां ने भी भारत पर रुख किया और
उसे पता चला कि चंगेज खां को कि जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता करेगा इल्तुतमिश। तो चंगेज खां ने इल्तुतमिश जलालुद्दीन मकबरनी की कोई सहायता मत करना, वरना तो अब इसे कोई व्यक्ति भी नहीं बचा सकता। अगर आप इसकी सहायता करोगे तो दिल्ली सल्तनत का भी विनाश कर दूंगा। तो ये बात किसने कही थी? चंगेज खां ने। तो इस बात को सोच समझकर इल्तुतमिश ने सोचा, बड़े सूझबूझकर काम लिया कि जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता ना ही की जाए, और जलालुद्दीन मकबरनी की हत्या कर देते हैं कौन? चंगेज खां। कब? 1221 ईस्वी में चंगेज खां आते हैं और जलालुद्दीन मकबरनी की हत्या कर देते हैं 1221 ईस्वी में सिंध प्रांत में। कहाँ? सिंध प्रांत में। और आक्रमण कर इसे मारने के बाद वापस अपने मंगोलों लौट जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले मंगोलों आक्रमण कब हुआ, तो भारत में सबसे पहले मंगोलों का आक्रमण 1221 ईस्वी में सिंध पर हुआ। और क्यों किया? क्योंकि जलालुद्दीन मकबरनी को मारने का उसका मकसद था। ठीक है गाइज, इससे आगे चलें। अब बात करें कि इल्तुतमिश ने एक काम भी कराया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, तो इल्तुतमिश ने उस कुतुब मीनार को पूरा कराया। तो लिखना, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर। बात क्लियर? अब बात करें, इल्तुतमिश ने एक इक्ता प्रणाली शुरू की थी। क्या? इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली अगर क्वेश्चन आए किसने शुरू की, तो इल्तुतमिश ने। लेकिन कहीं मिलता है इक्तेदार और कहीं लिखा मिलता है आपको इक्तेदारी। ये है क्या? इक्तेदार या इक्तेदारी। जब कोई शासक किसी अन्य शासक पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद जो उस शासक का जितना भी जमीन का हिस्सा छीन लेता है और उस जमीन पर जितनी भी फसल उगाई जाती है और उस फसल पर उगाने के लिए जिस व्यक्ति को छोड़ा जाता है, उस व्यक्ति को ही इक्तेदार या इक्तेदारी कहा जाता है। लेकिन उस फसल से उगने वाली उपज, उस जमीन पर उगने वाली उपज से प्राप्त होने वाली संपत्ति या प्राप्त होने वाली धनराशि को ही उन सेनाओं में वेतन के रूप में आपस में बांट दिया जाता था। बात क्लियर? तो जो इक्तेदार था, अगर कह सकते हो, लिख सकते हो कि वेतन के रूप में दिया जाने वाला जमीन की उपज का हिस्सा, जमीन की उपज का हिस्सा। ठीक है साथियों, इससे आगे चलें तो इन्होंने तुर्कान ए चहलगानी या 40 गुलामों के दल के गठन किया था। साथियों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ध्यान देना, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी
या 40 गुलामों का दल, इसने इसकी स्थापना करी थी। तुर्कान चहलगामी या 40 गुलामों का दल। बात क्लियर? लेकिन इल्तुतमिश ने ही खुद बोला था कि मेरे बाद जो दिल्ली का अगला सुल्तान बनेगा वो मेरी बेटी रजिया सुल्तान बनेगी। कौन? मेरे बाद अगले सुल्तान मेरी बेटी रजिया सुल्तान होगी। रजिया सुल्तान बनेगी। बात क्लियर? अगर बात करें इल्तुतमिश ने जो राजधानी बनाई थी, वो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली। ठीक है साथियों? और इनकी मृत्यु 1236 में हो जाती है। कब? 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसके दो पुत्र होते हैं। इसके दो पुत्र हैं, जो एक रुकनुद्दीन फिरोज शाह और दूसरा बहराम शाह। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं, इल्तुतमिश के मरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं तो रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने न्याय मांगती है और कहती है कि मेरे पिता मुझे सुल्तान बनाने के लिए, अगला शासक बनाने के लिए कहकर गए थे। तो वो जनता के सामने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगती है। तो उस जनता ने इन बातों को सुनकर और भड़क उठी, जिसमें वह जनता रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु कर देती है। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु कौन करते हैं? दिल्ली की जनता। बात क्लियर? जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर देते हैं तो फिर सुल्तान बनती है रजिया सुल्तान। अगले शासक रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो शासन रहता है वो 1236 से 1240 तक रहता है। रजिया सुल्तान से संबंधित क्वेश्चन। रजिया सुल्तान ऐसी सुल्तान थी जो ये अपना वेशभूषा बदलकर दरबार में आती थी, जैसे कि मर्दाने भेष में आती थी। मर्दाने भेष में आती थी। पर्दा प्रथा को बिल्कुल अलग करते हुए ठीक है, मर्दाने भेष में दरबार में आती थी, पर्दा प्रथा को बिल्कुल अलग करते हुए। यानी कि ये दरबार में खुले मुंह आती थी, जो इनका कोई पर्दा नहीं था। इसी बात से नाराज होते थे इनके भाई, जो दूसरे भाई थे इनके बहराम शाह। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने रजिया सुल्तान की हत्या कराई थी। लेकिन
उससे पहले बात करते हैं रज़िया सुल्तान ने एतगीन, एक व्यक्ति था एतगीन को बदायूं का इख्तियार नियुक्त किया और अल्तूनिया को भटिंडा, कहाँ, भटिंडा का सूबेदार या इख्तियार नियुक्त किया। लेकिन रज़िया सुल्तान ने ही याकूत खां को शाही घुड़सवारी विभाग का अध्यक्ष बना दिया और ये दोनों आपस में शादी भी करना चाहते थे। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। अब ध्यान देना, एतगीन को बदायूं का इख्तियार नियुक्त किया, अल्तूनिया को भटिंडा का सूबेदार या इख्तियार नियुक्त किया। लेकिन अल्तूनिया रज़िया सुल्तान से शादी करना चाहते थे, लेकिन याकूत खां को शाही घुड़सवारी विभाग का अध्यक्ष बना दिया और ये दोनों आपस में शादी भी करना चाहते थे। लेकिन जब उनके रज़िया सुल्तान के दरबारियों ने ही याकूत खां से कुछ बात लेकर और रज़िया बदनाम करना शुरू किया, तो इस बात से नाराज होकर अल्तूनिया, क्योंकि अल्तूनिया भी रज़िया सुल्तान से शादी करना चाहते थे, तो इस बात से नाराज हुए अल्तूनिया और अल्तूनिया ने भटिंडा यानी पंजाब के पास, तो इन्होंने वहाँ एक विद्रोह शुरू किया और उस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं याकूत खां और रज़िया सुल्तान पहुँचे। रज़िया सुल्तान और याकूत खां दोनों वहाँ जो इन्होंने अल्तूनिया ने जो विद्रोह स्टार्ट किया था, उस विद्रोह को स्वयं दबाने के लिए दोनों वहाँ पहुँचे। और जैसे ही ये दोनों वहाँ पहुँचे तो अल्तूनिया ने याकूत खां को वहीं मार दिया, हत्या कर दी याकूत खां की। किसने? अल्तूनिया की। और जब अल्तूनिया की हत्या कर दी और अल्तूनिया ने हत्या की किसकी? याकूत खां की। और रज़िया सुल्तान को बंदी बना लिया और दो शर्तें रखी इसके सामने, रज़िया सुल्तान के सामने। जो शर्तें रखी थी उनमें पहली शर्त थी, या तो दिल्ली सल्तनत मेरे हवाले कर दीजिए या मुझसे शादी कर लीजिए। ठीक है साथियों। लेकिन रज़िया सुल्तान इनसे शादी कर लेती हैं और 1240 ईस्वी में ये हरियाणा के कैथल में पति और पत्नी दोनों घूम रहे थे और बहराम शाह के कहने पर इन दोनों की हत्या कैथल में ही कर दी। किसने? बहराम शाह के कहने पर डाकुओं ने रज़िया सुल्तान और अल्तूनिया दोनों की हत्या कर दी। और जो हत्या करी थी, जो डाकू थे, वो 40 गुलामों के दल में से ही थे।
ठीक है। और उसके बाद फिर जो शासक बनते हैं वो अगले शासक रजिया सुल्तान के भाई बहराम शाह बनते हैं, जिनका शासन चलता है 1240 से 1242 तक। तो उसको फिर हम लेते हैं अगली क्लास में। तो साथियों समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा कि रजिया सुल्तान की जो हत्या करी थी वो 1240 में हरियाणा के कैथल में करी थी। ठीक है गाइस, तो आज क्लास को यही समाप्त करते हुए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।